नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जी के बाई डिवीजन पर। विद्यार्थियों, 1 तारीख से अपना सेशन शुरू होने वाला था, लेकिन आज 5 तारीख हो गई। उसका बड़ा कारण था टेक्निकल रीजंस, वो जो थे वो सोल्व नहीं हो पाए, लेकिन उसका हमने एक समाधान निकाला। वो ये है, इस माध्यम से अपन जितना मैटर तैयार है वो कंप्लीटली पढ़ाएंगे। तो उस सब चीज़ों को छोड़िए, कंप्लीटली तैयारी पे ध्यान दीजिए। 1-2 दिन में वो सुधर जाएगा तो हम वहाँ पर भी बोर्ड पे स्टार्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पढ़ाई रुकना अब मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास 10-12 दिन ही बचे हैं। चलिए शुरू करते हैं। संविधान सभा कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत स्थापित की गई थी। तो पहली बात हम जब जानते हैं तो वो ये है कि जो संविधान सभा है वो कैबिनेट मिशन प्लान आया था और उस कैबिनेट मिशन प्लान के तहत स्थापित हुई थी। ये साधारण सी बात है, जीके का क्वेश्चन है जो आप सबको आता ही है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग है। पोल ब्रासा ने कहा कि भारत का संविधान आशा और प्रेरणा की अपेक्षा भय और संत्रास से बना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डर से पैदा हुआ है, भय और संत्रास। इसके कारण से जो है भारत का संविधान बना है, आशा और प्रेरणा के कारण से नहीं बना। डर था कि अगर हमने संविधान इस प्रकार से नहीं बनाया तो अंग्रेज हमें वापस से जो है गुलाम कर लेंगे या हम असफल हो जाएंगे, इस प्रकार का डर था। ये बात किसने कही थी? पोल ब्रासा ने कही थी। अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 31B जो है वो विधानमंडल को असंवैधानिक और अमान्य घोषित होने से रोकता है। ये फैक्ट सही है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। 31 में संपत्ति का अधिकार था और उसके बाद में 31B जो है उसमें विधानमंडल को असंवैधानिक और अमान्य घोषित होने से रोकता है, यानी विधानमंडल की वैल्यू बढ़ती है। किससे? 31B से, याद रखना है। और 93वां संविधान संशोधन जो है उसके तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था। हालांकि ध्यान रखना, 86वीं संविधान संशोधन 2002 के तहत भी आर्टिकल 21A जोड़ा गया और उसके तहत भी जो है वो मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा देने का प्रयास किया गया था। लेकिन विशेष रूप से 93वां संविधान संशोधन जो है उसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार बना ही दिया गया था। आपात स्थिति को प्रथम घोषणा 1962 के अंदर की गई थी, ये सब जानते हैं अपन। और आपात स्थिति की दूसरी घोषणा 71 में और तीसरी घोषणा 1975 में की गई। इन तीनों को याद कैसे रखना है? 62, 71 और 75। तो ऐसे याद रखिएगा कि 9 साल का अंतर तो पहले और दूसरे आपातकाल में था, 62 और उसके बाद में 71। ठीक, तो ये तो हो गया एक अंतर। फिर 71 के जस्ट बाद में फिर तीसरा लग गया, वो 75 में ही हो गया। तो तीसरी घोषणा 1975 में हुई थी। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं 62, 71 और 75, 3 आपातकाल भारत में लगे हैं। इसमें 2 बाह्य आपातकाल थे, 75 में आंतरिक आपातकाल लगा था। केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का निर्णय के लिए भारत में के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है, इस हम सब जानते हैं। यानी इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्राधिकार है ये। कौन? सर्वोच्च न्यायालय का। अगर केंद्र और राज्य सरकारें आपस में लड़ना शुरू कर दें तो ऐसे में सीधे आपको कहाँ जाना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। बीच में कहीं नहीं जा सकते आप, सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई करेगा। अगर 2 राज्य आपस में लड़ें या केंद्र और राज्य सरकारें आपस में लड़ने लग जाए तो फिर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, उससे पहले कोई सुनवाई नहीं कर सकता। इसलिए ये केंद्र राज्य के बीच विवाद का जो विषय है वो सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार है। क्लियर? आगे देखते हैं। राजा धरे और नाम देव दसल, यानी देवताओं को धरेंगे, देवताओं को रखेंगे तो फिर पैंथर नाराज हो जाएंगे। यानी पैंथर आंदोलन जो है उसको करने वाले 2 व्यक्ति थे, धरे और देवदसल, इतना सा याद रखना है। लॉयड और ग्लेन रुडोल्फ ने भारत में राज्य को पॉलीमार्फस माना। इससे अभिप्राय है कि विभिन्न रूपों और अभिविन्यासों की अभिव्यक्ति। मतलब सीधी सी बात देखो क्या है, भारत में जो राज्य है मतलब इकाई है। यहाँ राज्य का मतलब क्या है? इकाई, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये सब। तो इसे क्या कहा लॉर्ड और ग्लेन रुडोल्फ ने? लॉर्ड ने और रुडोल्फ ने, इन दोनों ने भारत के जो विभिन्न राज्य हैं उनके बारे में कहा कि ये पॉलीमार्फस हैं। पॉलीमार्फस का मतलब क्या हुआ? कि विभिन्न रूपों के अभिविन्यास। इसका मतलब अलग अलग प्रकार के भारत में राज्य हैं और वो सब आपस में जुड़े हुए हैं, तो विभिन्न रूपों का अभिविन्यास हो गया, जुड़ गया वो। और उसलिए उसके लिए क्या नाम दिया उसने? पॉलीमार्फस। पॉली का मतलब ही बहुवचन होता है, ठीक है। तो पॉलीमार्फस नाम दिया किसने? लॉयड और रुडोल्फ ने, ठीक है। लॉर्ड रुडोल्फ, ऐसे तो याद रखना। और इन्होंने इसे पॉलीमार्फस कहा, विभिन्न राज्यों के जोड़ने को। अगला आता है पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया। पुस्तक के लेखक प्रणब वर्धन थे, सीधा याद रखना है। वर्धन यानी बढ़ना, और बढ़ने की बात आती है तो डेवलपमेंट आता है। और किससे डेवलपमेंट होगा? इकोनॉमी से। तो सीधा सा है पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट,
इकोनॉमी और डेवलपमेंट आ जाए तो प्रणब वर्धन का नाम आप कर देना। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए और पंचायत के निर्वाचन का संचालन करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग में शक्ति नहीं था। एक बात ध्यान रखना कि जितने भी राज्य के अंदर पंचायत या फिर विधानसभा के छोड़ दो, विधानसभा के बाद जितने भी पंचायत या नगर पालिका के जो चुनाव होंगे वो सब कौन कराएगा? राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्य के अंदर चुनाव हो रहे हैं, राज्य स्तर के मतलब विधानसभा वाले चुनाव तो केंद्र चुनाव आयोग करेगा, लेकिन राज्य के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं मतलब पंचायत के, नगर पालिका के और कोई पंचायत समिति, जिला परिषद, इन सब के जो भी चुनाव होने हैं उन सब चुनावों को राज्य निर्वाचन आयोग ही करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद के पास सभी शक्तियां निहित होती है। ये बात हम सब जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो प्रमुख कार्यपालिका है या बोल सकते हैं वास्तविक कार्यपालिका, वो प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद होती है और नाममात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति होती है। अगली बात आती है मुस्लिम लीग का उद्भव। 1906 लखनऊ पैक्ट और 1916 में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट आई थी। मतलब सीधा सा है, मुस्लिम लीग कब पैदा हुई? 1906 में। फिर उसके 10 साल बाद में लखनऊ पैक्ट हुआ। फिर उसके बाद में मोतीलाल नेहरू की जो रिपोर्ट आई वो 1928 में आई। ठीक है ना। तो मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट का ध्यान रखना, पहली बार नेहरू रिपोर्ट जो मोती के रूप में चमकती हुई आई। तो मोती आएगा तो ठाठ ही होंगे, तो इसमें 28 में जो 8 है ना आखिरी वाला, उससे जोड़ लेना इसको। 28 में 8 यानी ठाठ, और ठाठ किससे हुए? मोती से, इसलिए मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट 1928, ऐसे याद रखना। फिर बात आती है मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा प्रवर्तित द्विराष्ट्र सिद्धांत, ये 40 में आया था। द्विराष्ट्र सिद्धांत 40, और जो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा प्रवर्तित द्विराष्ट्र सिद्धांत था यह आया था 1940 में। मतलब भारत आज़ाद होने से पहले वाले दशक में, 40 में, 47 में भारत आज़ाद हुआ, इसको 40 पे, मतलब 7 साल बाद तो फिर भारत आज़ाद ही हो गया। ठीक है ना। इसके द्विराष्ट्र सिद्धांत देने के 7 साल बाद भारत आज़ाद हो गया था। तो 4-5 चीज़ें सीखी अपन ने, कौन कौन सी? मुस्लिम लीग 1906, लखनऊ पैक्ट 1916, मोतीलाल नेहरू 1928 और नेहरू रिपोर्ट जो थी 1928, और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा दिया गया द्विराष्ट्र सिद्धांत 1940। आगे चले। भारत के राष्ट्रपति का सही अनुक्रम, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, लेकिन सरल भी है और इंपॉर्टेंट इसलिए कि क्रम जरूर पूछता है। तो इसकी एक ट्रिक है, उसको देख लेना। क्या है ट्रिक? राजे राधा जागी। राजे मतलब राजा, ठीक है। राधा जागी मतलब जैसे एक कहानी के रूप में सुनना, कृष्ण और सुदामा जो है राधा के बगीचे में जाते हैं, ठीक है, और वहाँ जाने के बाद में वहाँ जैसे ही जाते राधा जाग जाती है। तो सुदामा कृष्ण से कहता है, समझ में आई बात? कृष्ण और सुदामा राधा के बगीचे में गए, जाते राधा जाग गई, और वहाँ सुदामा कहना शुरू करता है क्या? कि राजे यानी राजा, क्या कहता है? कि राजे यानी राजा, राधा जागी, राधा जो है वो जाग गई है, और अपन क्या हो गए? फंस गया वे, हम फंस गए। राधा देख लेगी तो फंस तो गए ना, तो फंस गया वे यानी अरे शंकर नारायण, शंकर को और नारायण को अपने को याद करना चाहिए। अब इससे क्या है? क्रम याद हो गया राष्ट्रपतियों का। सबसे पहले राजे राधा जागी, राजे यानी राजेंद्र प्रसाद, राधा यानी राधा कृष्णन, जागी के अंदर जा का मतलब है जाकिर हुसैन, गी का मतलब है वी गिरी, ठीक। फिर फंस गया वे, तो फै का मतलब हो गया फकरुद्दीन अली अहमद, सै का मतलब हो गया संजीव रेड्डी, ज्ञा का मतलब हो गया ज्ञानी जैल सिंह, वे का मतलब हो गया वेंकट रमन, शंकर का मतलब हो गया शंकर दयाल शर्मा, और के आर नारायणन जो है वो हो गए नारायण में। और उसके बाद में ज़्यादातर आपको सब मालूम है, इसमें क्रम भी इतनों का ही पूछा गया था जो मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। संगठनात्मक सिद्धांत को बताते हुए गुलिक ने फैयोल के 14 सिद्धांतों से प्रभावित था। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न अब ये कि जब गुलिक ने संगठनात्मक सिद्धांत दिए तो वो किससे प्रभावित होकर के देता है? तो गुलिक जो है वो फैयोल के 14 सिद्धांतों से प्रभावित होता है, और उसके बाद में क्या देता है? संगठनात्मक सिद्धांत देता है, संगठन के सिद्धांत देता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि फैयोल के 14 सिद्धांत किसने दिए? गुलिक ने। संगठनात्मक सिद्धांत बनाते हुए गुलिक ने फैयोल के 14 सिद्धांत दिए थे। उर्विक प्रशासन के मंतव्य से कैबिनेट कमेटियों के प्रयोग के संबंध में चेतावनी देता है। अगली फैक्ट क्या है?
पहला फैक्ट तो समझ में आ गया आपके कि संगठनात्मक सिद्धांत जब दिए गए तो गुलिक ने किसको फॉलो किया? फेयोल जो दूसरा विचारक है उसके 14 सिद्धांतों को फॉलो किया। दूसरी बात, जो उर्वरिक है वो भी एक जो प्रशासन के संदर्भ में काम करने वाला व्यक्ति था, उसने प्रशासन के मंतव्य से प्रशासन को जानने समझने उसके लिए काम करने के लिए कमेटियों के प्रयोग के संबंध में चेतावनी दी कि भाई कमेटियों का प्रयोग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस संबंध में चेतावनी किसने दी थी? उर्वरिक ने। तो ध्यान रखना, प्रशासन के संदर्भ में कमेटियों की चेतावनी किसने दी? उर्वरिक ने। फेयोल के 14 सिद्धांत किसने फॉलो किए? गुलिक ने। फिर बात आती है कि फेयोल का आदेश की एकता का जो सिद्धांत है उसमें फेयोल का विश्वास था। आदेश की एकता का एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत में फेयोल विश्वास करता था। आदेश की एकता का मतलब होता है कि एक ही व्यक्ति आदेश देगा, हर कोई व्यक्ति आदेश नहीं देगा। और इसमें कौन विश्वास करता है? फेयोल। मतलब फेयोल इस बात को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता है। फैला हुआ नहीं होना चाहिए, फेयोल फैला हुआ नहीं होना चाहिए, एक ही व्यक्ति आदेश देना चाहिए। फिर गुलिक कार्य विभाजन के आधार को कोई महत्व नहीं देता। इसी प्रकार से जो गुलिक है ना, वो कहता है काम बांटने की जरूरत नहीं है, चाहे जी कर लो, काम बांटने की जरूरत नहीं, जैसा जचे वैसे कर लो। तो गुलिक और फेयोल में अंतर है। फेयोल कहता है एक आदमी एक ही आदेश, और गुलिक कहता है कार्य बांटने की जरूरत ही नहीं है, कर लो चाहे जैसे ही। ठीक है, इस प्रकार का अंतर इन दोनों में भी पाया जाता है। तो ये चीज़ें कुछ मतलब फैक्ट के रूप में आपको ध्यान रखनी है। इनमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, एक बार और सुनोगे तब तक याद हो जाएंगे। और चूंकि हमारी एग्जाम है तो इसलिए थोड़ा सा इस प्रकार से अपने को चलना पड़ेगा। अब कुछ फैक्ट हैं जो थोड़े से अजीब हैं, थोड़े हार्ड भी हो सकते हैं, लेकिन इनको ट्रिक के रूप में याद करना पड़ेगा। अब कुछ फैक्ट हैं जो आपको सीधे याद रखने हैं, जैसे हर्जबर्ग मोटिवेटर की बात करता है। मतलब सीधा सा है, इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए कि मोटिवेशन हो, हमें हमेशा मोटिवेट रहना चाहिए, इसमें हमें कोई हर्ज नहीं रखना चाहिए, ऐसे याद रख सकते हो। अब मास्लो जो है वो हायरार्की की बात करता है। हायरार्की का मतलब है पद सोपान। ठीक है, तो वो कहता है कि मास यानी पब्लिक खूब सारी, तो पब्लिक को सेट करना है तो टुकड़ों में सेट करो, चरणों में सेट करो, तो हायरार्की की बात मास्लो कहता है। फिर रिंग्स का एडजस्ट होने का है, कोई भी रिंग हो सकती है गोल, उसमें एडजस्ट होना पड़ता है, ये ट्रिक है याद रखने के लिए। MP फॉलेट, कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप। अब है MP फॉलेट, मिस फॉलेट की बात हम जब करते हैं तो कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो फॉलेट फेल हो जाता है, आजकल ज़्यादा ही फेल हो रहा है पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट, तो इसलिए इसको ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप फॉलेट। इसके बाद में बात आती है चेस्टर बर्नार्ड की। चेस्टर बर्नार्ड कहते हैं कि अगर आपको वैध अधिकार का आदेश देना है कि भाई ऐसा आदेश देना चाहते हैं कि आप लगे सबको कि आपके पास वास्तव में अधिकार था और आपने आदेश दिया, तो इसके लिए जरूरी है कि संगठन के हित में होना चाहिए। संगठन के सारे लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि जो आदेश दिया वो संगठन के हित में है, तो ऐसे में संगठन में जो आदेश देता है उस व्यक्ति की चलती है, उस बात को स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर यही बात है, चेस्टर बर्नार्ड कहते हैं, वो कहते हैं कि वैध अधिकार का आदेश संगठन के मंतव्य के अनुकूल होना चाहिए, संगठन के अनुकूल होना चाहिए, तभी वो वैध आदेश माना जाता है। मतलब सब के सब अपनी नाड़ हिला करके कह दें कि हाँ भाई बात सही है, तो बर्नार्ड ठीक, और वैध अधिकार का आदेश संगठन के मंतव्य के अनुकूल होना चाहिए। फिर बुद्धिगम्य होना चाहिए, दूसरी विशेषता उसकी क्या होगी? अगर आपको संगठन के अंदर वैध अधिकार देने हैं, वैध अधिकार का आदेश आपको है, यानी आप अपने आदेश को एक अधिकार के रूप में काम में लेना चाहते हैं, तो पहली बात संगठन के मंतव्य के अनुकूल होना चाहिए। दूसरी, सब जितने भी कर्मचारी हैं उनकी बुद्धि गम्य होना चाहिए, मतलब उनकी बुद्धि में वो चीज़ सेट होनी चाहिए। ठीक। तीसरी बात, व्यवहार्य होना चाहिए, जितने भी कर्मचारियों को आप आदेश दे रहे हो वो कर्मचारी अपने जीवन में व्यवहार में अपना सके, ऐसा होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? और मौद्रिक दृष्टि से उत्प्रेरक होना, ये कोई जरूरी नहीं है। मौद्रिक दृष्टि से उत्प्रेरक हो चाहे नहीं हो, संगठन के अंदर पैसे की बात बाद में आती है, पहले सारी चीज़ें प्रैक्टिकली होनी चाहिए, जैसे व्यवहार्य होना चाहिए, लोगों के माइंड में सेट होना चाहिए, संगठन के लिए बढ़िया होना चाहिए, तब जाकर के फिर बात पैसे की आती है। तो पैसे की बात लास्ट में रहती है, इसलिए मौद्रिक दृष्टिकोण से उत्प्रेरक हो इसकी कोई ज़्यादा खास आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन बहुत इन सब की बात पड़ती है। अब कर्मचारी की जचे नहीं तो फिर कहाँ से करेगा, माइंड में ही सेट नहीं हुई बात, तो चाहे आप कितने पैसे की बात करो वो कहेगा नहीं नहीं मेरे से काम नहीं होगा, तो नहीं होगा। फिर मुने के अनुसार उच्च अधिकारी द्वारा सुनिश्चित अधिकारों को दिया जाना प्रत्यायोजन कहलाता है। प्रत्यायोजन किसे कहते हैं?
अकॉर्डिंग टू मुन्ने के अनुसार प्रत्यायोजन किसे कहेंगे? तो प्रत्यायोजन होता है उच्च अधिकारी होता है ना, वो नीचे के अधिकारी को काम दे, यही प्रत्यायोजन है। तो इसलिए उच्च अधिकारी द्वारा सुनिश्चित अधिकारों को दिया जाना, ऊपर वाला अधिकारी सुनिश्चित अधिकार नीचे वाले को दे दे, ये प्रत्यायोजन हो गया। एडवर्ड विडनर के अनुसार विकास प्रशासन एक क्रियोन्मुखी, उद्देश्योन्मुखी और प्रशासनात्मक पद्धति है। विकास प्रशासन क्या है? तो विकास प्रशासन का प्रश्न हर बार आता है, किसे कहते हैं विकास प्रशासन? तो एडवर्ड विडनर कहते हैं कि क्रियोन्मुखी होना चाहिए विकास, उद्देश्योन्मुखी होना चाहिए और प्रशासनात्मक होना चाहिए। तीनों प्रकार का होगा तभी किसी मतलब प्रशासन में विकास होगा। मतलब प्रशासन में आप क्रिया नहीं करेंगे तो क्या मतलब है? अगर आप काम कर रहे हो उसका उद्देश्य ही नहीं है तो क्या मतलब है? प्रशासनिक पद्धति नहीं है तो क्या मतलब है? तो इन तीनों प्रकार का तो उसमें समायोजन होना ही चाहिए। डेविड नकमियास और द रोजे ब्लूम के अनुसार सहभागिता की जो बात आती है, क्योंकि इन्होंने सहभागिता पे काम किया, तो सहभागिता तंत्र संबंधी इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही, वो ध्यान से सुनना। सहभागिता अधिकारी तंत्र में, राष्ट्रीय अधिकारी तंत्र में उच्च स्तरीय सामाजिक प्रतिनिधित्व, मतलब अगर राष्ट्रीय अधिकारी तंत्र है, पूरे राष्ट्र के अधिकारी तंत्र बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर उच्च स्तरीय सामाजिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। पूरे राष्ट्रीय स्तर पे आप मतलब निर्णय ले रहे हैं, राष्ट्रीय अधिकारी बने हुए हैं, तो वहाँ पर समाज का पूरा प्रतिनिधित्व होना ही चाहिए, सब समाजों का प्रतिनिधित्व दिखना चाहिए। दूसरा, फिर बात आती है निर्णय के स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पे आपने समाज को प्रतिनिधित्व दे दिया, फिर निर्णय के स्तर की बात है। निर्णय के अधिकारी तंत्र में कर्मचारियों की सहभागिता होनी चाहिए, क्योंकि निर्णय कौन करेंगे? कर्मचारी। ठीक, फिर बात आती है निर्णय के बाद नीति निर्माण। नीति निर्माण में नागरिकता की सहभागिता, क्योंकि नीति निर्माण जब होगी तो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि विशेष रूप से होने ही चाहिए, तब नीति बननी चाहिए। तो तीनों बातें हो गई। अगर आपको राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व सहभागिता करनी है तो समाज का प्रतिनिधित्व कराओ। अगर आपको निर्णय करते समय अगर आपको प्रतिनिधित्व कराना है तो कर्मचारियों का कराओ, सहभागिता करनी है तो। और जब नीति बनानी है तो उस समय नागरिकों को सहयोग लो या नागरिकों की सहभागिता होनी चाहिए।